नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। 5 शहर 5 खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले बात होगी काशी की, जहां पर काशी तमिल संगमम हुआ है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। उसके बाद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की करेंगे, जिनका तिहाड़ जेल से एक वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली के सियासी पारा दिल्ली में हाई हो गया है। उसके बाद बात मैनपुरी की होगी, जहां पर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा। और चौथी खबर होगी मेरठ की, जहां पर एक युवती को धर्म परिवर्तन न करने पर 35 टुकड़े करने की धमकी दी गई। और पांचवी और आखिरी खबर में बात होगी 4 धाम से जुड़ी यात्रा की, बद्रीनाथ धाम की, जिसके कपाट शनिवार को बंद हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5 शहर 5 खबर। तो पांचों तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश की विविधताओं को से लेकर विशेषता पर खास तौर पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को भी इससे जोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधता और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है, इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाज संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। यहाँ पर भी 2 संस्कृतियों का संगम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी में बाबा विश्वनाथ हैं तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। अखंड प्रताप शाही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। अखंड, एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, काशी में बाबा विश्वनाथ तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद साथ है, यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तक, तमिलनाडु तक 2 संस्कृतियों का संगम आज अद्भुत देखने को मिला काशी में। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की वेशभूषा थी, जिस तरीके से वो वणक्कम और साउथ के जो तमिल में जिस तरीके से वो संवाद करते हुए नजर आए थे, वो उस एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस संकल्पना को साकार करने की एक कवायद सी लग रही थी। जिस वेशभूषा में यूं भी प्रधानमंत्री जहां जाते हैं, जिस भी प्रदेश में जाते हैं या जिस भी देश में जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वैसे वहाँ के लोगों से कनेक्शन बनाया जाए और उसके लिए वेशभूषा, बोली और भाषा जो है ये कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करने के लिए एक जरिया बनती है। और इस बार भी प्रधानमंत्री ने उसी तरीके का ये कोशिश की और जिस तरीके से उन्होंने सांस्कृतिक धरातल पर जो दोनों ही प्रदेशों को जोड़ने की कोशिश की, दोनों ही प्रदेशों में सांस्कृतिक जो जुड़ाव रहा है उस जुड़ाव को जोड़ने की कोशिश की। जो शिव की नगरी काशी से लेके चेन्नई तक जो संगमम के जरिए पहुंचने की कोशिश की है, वो अपने आप में एक अलग तरीके की कोशिश है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो वो संकल्पना जिसको वो लेके चलते हैं, उसको साकार करने की पुरजोर कोशिश होती वहां पर दिखाई दी है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर रहा था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जब संवाद कर रहे थे उस समय भी, और जिस तरीके से जो स्थितियां दिखाई दी हैं, जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिला काशी में, जहां पे उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिस तरीके से निर्माण हुआ है और उसके बाद से लोगों में उत्सुकता बनी और खुद महामना की उस धरती पर जहाँ पे बीएचयू जिसको बोलते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो अपने आप में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक गिना जाता रहा है, बड़ी लाइब्रेरी, बड़ा कैंपस और बहुत ही ऐतिहासिक उस विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर उत्साह भी था लोगों में, लोग भी समझ रहे थे। और छोटे बाबा विश्वनाथ के तौर पर वहाँ पे भी जो शिव मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर है बीएचयू कैंपस में, वो भी लोगों की उत्सुकता का, लोग वहाँ आस्था का एक केंद्र बन चुका है। तो वो भी वहाँ पे देखने को मिला। और इन सभी चीज़ों को समेकित रूप में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जोड़ने की कोशिश की है काशी से चेन्नई को या तमिलनाडु को पूरे, वो अपने आप में अद्भुत था और अलग तरीके से कोशिश थी
कि हाँ, ये भारत का हर कोना जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है उसके लिए कहीं न कहीं आस्था और जो सांस्कृतिक धरातल है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो यहाँ पे दिखाई दिया है। लेकिन अखंड जो राजनीति के जानकार हैं उनका मानना है कि प्रधानमंत्री का मिशन दक्षिण है, क्योंकि दक्षिण में भी अपने पैर पसारने की कवायद है भारतीय जनता पार्टी को। उसको उसी को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन एक ये भी मकसद रहा। देखिए, जब भी कोई सत्ता में रहता है वो कोई भी कदम उठाए, या राजनीति की ही एक विवशता भी है, राजनीति की एक विडंबना भी है और राजनीति की खूबी भी इसे कहा जा सकता है। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग तरीके से इसे देखा जाता है, लेकिन ये सच है कि राजनीति में कोई भी बात बेमानी नहीं होती। वो जब कोई बात कही जाती है या खामोशी ही क्यों ना हो, तो वो उसके मायने निकलते हैं और निकालने वाले निहितार्थ निकालने में उसी समय से जुड़ जाते हैं जिस समय घटना घटित हो रही होती है। काशी में जो काशी तमिल संगमम है, ये कहीं न कहीं राजनीतिक बायस भी बनेगा, इसकी संकल्पना पहले से रही होगी। और जब प्रधानमंत्री होते हैं तो निश्चित तौर पर राजनीति अपनी जगह खोज ही लेती है। इस बार भी वहां पे देखने को मिला है। हाँ, ये जरूर है। करने के लिए तो करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया, और यही बात खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं। मैनपुरी सीट पर सपा का कब्जा बरकरार रखने के लिए अखिलेश यादव ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वे गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने किशनी में सपा कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सरकारें लोगों को गुमराह कर रही हैं। किशनी विधानसभा कार्यकर्ताओं से कहा कि मेहनत आपको करनी है, मतदान के दिन जो बूथ पर पहुंच जाता है वही वोट पड़ता है। नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी है। मैनपुरी के लोगों ने नेताजी को नेताजी बनाया। पूरी देश की निगाहें मैनपुरी उपचुनाव पर हैं, इसलिए सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को ऐतिहासिक मतों के साथ जीत दिलाएं। ये बात अखिलेश यादव ने आज मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं लगातार। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था अखिलेश यादव ने, और अखिलेश यादव ने कहा कि अधिक से अधिक मतों से जो समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं, मुलायम परिवार की बहू अखिलेश यादव की पत्नी, उनको भारी मतों से जीत दिलाई जाए, उन्हें विजय दिलाई जाए। ये बात कार्यकर्ताओं को कही। उन्होंने कहा कि किस तरह से मैनपुरी को बनाने में, मैनपुरी को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाने में नेताजी ने अपना जी जान लगा दिया, और इसी के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। एक और समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव है प्रत्याशी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से रघुराज शाह के चुनावी मैदान में है, और एक कांटे की टक्कर हालांकि दोनों पार्टियों की मानी जा रही है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये जो गढ़ है, हम इस गढ़ को हथियाने में रहेंगे, इस गढ़ को अपने कब्जे में करेंगे। किले को गिराने की बात बीजेपी लगातार कहती है, क्योंकि उनका कहना है कि हमने कई किले गिराए हैं और इस किले को भी गिराएंगे, कई परंपराओं को हमने तोड़ा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये प्रतिष्ठा का चुनाव बना हुआ है, क्योंकि 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। मुकेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, पूरी ताकत झोंक दी है समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को जिताने के लिए। फिलहाल क्या क्या किस किस तरह की कवायदें की जा रही हैं मैनपुरी में? आपको बता दें, सुबह किशनी विधानसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव डिंपल यादव के साथ पहुंचे थे। पहली जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद मैनपुरी आने से पहले कुशमरा में एक जगह छोटी सी सभा को संबोधित किया। उसके बाद मैनपुरी की जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है वहाँ स्क्वायर पैलेस पार्क है, उसमें एक जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने बताया है कि नेताजी के हाथ में ये मैनपुरी की पहचान हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी ने दी है तो नेताजी की बदौलत हुई है। मैनपुरी की जनता ने नेताजी को हमेशा ऊंचे आयाम पे पहुंचाने के लिए जनता का प्यार हमेशा मिलता रहा है। अब बात की जाए डिंपल यादव की, तो डिंपल यादव को भी उतना ही प्यार और उतना ही सम्मान और भारी मतों से उनको जनता यहाँ से जीत कर भेजेगी। अखिलेश यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी कहा है कि कुछ लोग बातें करते हैं मगर वो काम नहीं करते धरातल पे, और भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि जो प्रत्याशी गुरु के सीखने के बाद शिष्य बनकर मैदान में उतरा है उसको क्या उसको सम्मान की चीजें नहीं आती हैं, और उनको हमारे दल से ही सीख कर गए हैं और हमारे परिवार के सामने ही खड़े हुए हैं। हाँ, ये हम पहली बार देख रहे हैं मुकेश कि अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार के लिए कहीं जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है गोला में भी हाल ही में उपचुनाव हुआ, अखिलेश यादव वहाँ नहीं गए, और जिन जिन जगहों पर उपचुनाव हुआ अखिलेश यादव ने वहाँ से दूरी बनाई।
तो वाकई में प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी उपचुनाव। बिल्कुल प्रतिष्ठा का दाव बन गया है। लगातार 1977 से समाजवादी पार्टी का एक घर और घर कहा जाता है, और इससे जो भी सांसद इनके परिवार से यहाँ खड़ा हुआ है 100% वह संसद भवन पहुंचने का काम किया। मैनपुरी की जनता ने समाजवादी पार्टी चाहे नेताजी रहे हों या धर्मेंद्र यादव रहे हों, परिवार का कोई भी सदस्य सीट से लड़ा है, वो 100% जीत कर ही गया थे संसद पर। ठीक है, एक दूसरी तरफ रघुराज शाक्य भी चुनावी मैदान में है, तो रघुराज शाक्य की ओर से कौन कौन वहां पर चुनाव प्रचार कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, रघुराज शाक्य के पक्ष में मतदान की अपील मतदाताओं से कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो रघुराज सिंह ठाकुर को लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केशव प्रसाद मौर्य और एसपी सिंह बघेल समेत केंद्रीय लगभग आधा दर्जन से अधिक मंत्री की सूची जारी की गई है। 40 लोग शामिल किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं, एसपी सिंह बघेल भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, और भी कई उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेश जी हैं, सभी लोग उसमें शामिल किए गए हैं। 40 लोगों की सूची जारी की गई है। जल्द अभी कैंप कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा है। आज भी कैंप कार्यालय का उद्घाटन इस सिटी में किया गया है। कितनी में कल उद्घाटन हुआ था। लगातार कैंप कार्यालय खोल रही है भाजपा अपनी सभी विधानसभाओं पर, और उसके बाद जनसभा का दौर शुरू करेगी। जी बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। मेरठ से खबर है जहां पर पल्लवपुरम थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मेरठ की एक युवती को श्रद्धा हत्याकांड जैसे हत्या करने की धमकी दी गई है। आरोप है कि युवती को दूसरे धर्म के युवक ने पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके 35 टुकड़े करने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। युवक ने जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता को कहा है कि अगर आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया, युवती ने अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो जो दिल्ली में श्रद्धा के साथ हुआ, आफताब ने जो श्रद्धा के साथ किया वही मैं कर दूंगा। 35 टुकड़े करने की धमकी दी गई है मेरठ में युवती को, क्योंकि जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर शादी कराने की बात यहां पर कही जा रही है। लफ्ज याद का एंगल सामने आ रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि ये टुकड़े टुकड़े जो कहने की बात कर रहे हैं, क्या ये सनक है या फिर इस साजिश के तहत इस तरह की घटनाओं को देश भर में अंजाम दिया जा रहा है? हमने आपको बताया दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड में क्या हुआ, किस तरह से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए। अमित सैनी हमारे संवाददाता सीधे मेरठ से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी, अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया अब तक? जी बिल्कुल बताऊंगा कि मेरठ में एक लफ्जियात का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने अपना नाम और धर्म दोनों ही बदल के युवती को अपना को हिंदू बताया और उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। जब लगभग 2 साल तक वो उसके प्रेम प्रसंग में रहा और उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंधी बनाता रहा। जब महिला ने इस शादी के लिए दबाव दिया तो उसको दिल्ली की जो श्रद्धा की हत्याकांड को लेकर उसको डराया धमकाया और कहा कि अगर मेरे को शादी का दबाव दिया तो तेरे भी श्रद्धा तेरे जैसे टुकड़े टुकड़े करके हत्या करके फेंक दूंगा। डेरी समी महिला जब कप्तान के एसएसपी के यहाँ पहुंची तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एसएसपी वही सजवान ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। लेकिन बात की जाए, अभी तक जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त में बाहर है और लगातार पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। वहीं जिस मामले की खुलासा किस तरह से हुआ कि कैसे वो मालूम पड़ा कि लड़का मुस्लिम है, तो जैसे लड़की महिला उसको शादी के लिए दबाव दे रही थी, उसको कहते शादी के लिए बोल रही थी, तो वो लगातार युवक उसे टालता रहा। उसकी छानबीन करने के लिए जब महिला उसके गांव गई और वहां से उसका पता मालूम किया तो मालूम चला कि युवक हिंदू नहीं मुसलमान है और उसका नाम मोजिल है। तब महिला को बड़ा हैरान हुआ कि वो 2 साल से मेरे साथ हिंदू बनकर रहा और मुझे प्रेम जाल में फंसाकर उसने मेरा यौन शोषण किया। तब उसके बाद उसने ये डेरी से महिला एसएसपी के कार्यालय में पहुंची, थाने भी पहुंची थी पहले, लेकिन वहां पे कोई सुनवाई नहीं हुई। जब वहां से थाना पल्लवपुरम में कोई सुनवाई नहीं हुई तो महिला मेरठ के एसएसपी के यहाँ कार्य में पेश होकर वहां पर अपनी उनसे मदद मांगी, अपनी पीड़ा बताई। तब इस बात को तब सजवान जो एसएसपी हैं उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए हैं और लगातार दबिश भी दी जा रही है। और हालांकि अभी हम पल्लवपुरम थाना में मैंने संपर्क भी किया था तो उन्होंने कल लगातार दबिश है और
और ये भी बताया कि आरोपी के बहुत करीबी पहुंच गए हैं, और लेकिन फिलहाल जो अभी आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्तार से बाहर है। जी नहीं, पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि ये पूरा मामला जो आप बता रहे हैं अमित, पहले युवती को धोखे में रखा गया, युवक ने युवती को नहीं बताया कि दरअसल उसकी जाति क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका धर्म क्या है। फिर जब शादी करने का दबाव बनाया गया, युवती ने पता किया उसके बारे में, तो उसने कहा कि टुकड़े टुकड़े कर दूंगा आपके, जो श्रद्धा के साथ हमने किया। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है? पुलिस का क्या रिएक्शन है, क्या कह रही है पुलिस? गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं? कब तक गिरफ्तार करेगी? कहाँ का रहने वाला है आरोपी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि देखिए जैसे दिल्ली में एक हत्याकांड हुआ है, श्रद्धा का हत्याकांड हुआ, मामला हुआ है, लखनऊ में हुआ, तो मेरठ की पुलिस भी इस मामले को दबाने के प्रयास करी थी। यानी कि वो साफ तौर से अपनी छवि जो है धूमिल नहीं होने देती थी, क्योंकि पहले पीड़ित महिला सबसे पहले थाना पल्लमपुरम में गई थी और वहां पे अपनी जो शिकायत दर्ज की थी, लेकिन पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। यानी साफ तौर से पुलिस इतने बड़े मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। और दोनों की तरफ से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये प्रेम प्रसंग अमित कब से चल रहा था? क्या इनके घर वालों को भी मालूम था इसका? मैं बताना चाहूंगा कि जो महिला है वो मेरठ के पल्लमपुरम थाना क्षेत्र में रहती थी और वहां पर ही वो ब्यूटी पार्लर संचालिका का काम करती थी। अपना ही उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोल रखा था, वो सिर्फ वहां पर अकेले रहती थी। बताया ये भी जा रहा है कि महिला जो है तलाकशुदा थी और वह अपने 2 बच्चों के साथ पल्लमपुरम में। बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई, जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शनिवार को दोपहर 3:35 पर विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। यानी कि आज ही के दिन 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए गए हैं। धाम के कपाट बंद होने के मौके पर करीब 10,000 यात्रियों ने बद्रीनाथ धाम की अंतिम पूजाओं में हिस्सा लिया। कपाट बंद होने के मौके पर सेना के मधुर बैंड धुनों पर तीर्थयात्री जमकर झूमे। कपाट बंद होने के बाद कुबेर और उद्धव जी की उत्सव मूर्ति डोली बामड़ी गांव के लिए रवाना हुई। इस साल कपाट बंद होने के मौके पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज भी मौजूद रहे। साथ ही बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय भी मौजूद रहे। इस साल बद्रीनाथ धाम में 17,60,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। अभय कैंतुरा हमारे संवाददाता सीधे इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अभय, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं 3:45 पर, और जानकारी यह भी है कि अब तक 17,60,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के बाद जिस विचार से निर्विघ्न इस बार चारधाम यात्रा चली है, उसमें रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। अकेले बद्रीनाथ धाम में 17,58,000 से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आज दर्शन कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी ये कह सकते हैं कि जो दिन तक का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े में कह सकते हैं कि लगभग 18 लाख के करीब ये संख्या यहाँ पर पहुँच सकती है। जैसे ही पूरी फाइनल डिटेल उसको जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 2 साल के बाद कोरोना काल का जब पीरियड समाप्त हुआ, तो निर्विघ्न रूप से जो यात्रा आज इस बार चली है, उस यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम में जिस प्रकार से 17 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन यहाँ पर करे, उसी तरीके से केदारनाथ धाम में भी यही संख्या यहाँ पर देखने को मिली है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट बंद होने से पहले 46 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने इस बार यहाँ पर दर्शन करे हैं। और ये उस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड सरकार ने जो सुविधाएं यात्रियों के लिए यहाँ पर मुहैया कराई थी, उन सुविधाओं के चलते यात्री यहाँ पर बहुत आदत में पहुँचे हैं। और आज ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो सुप्रसिद्ध धाम है चारों धामों में, उसमें आखिरी धाम जो बद्रीनाथ धाम है, उसके कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। दोपहर 3:45 पर कपाट को जिला प्रशासन की निगरानी में शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है। यानी आखिरी पूजा उससे पहले जो धाम के जो मुख्य पुजारी हैं, जो रावल है, उनकी तरफ से आखिरी पूजा इस साल की यहाँ पर की गई है। इस दौरान ये कह सकते हैं कि पूजा से पहले आज सुबह से कह सकते हैं कि जो मुख्य विशेष जो पूजा होती है, उस पूजा को करने का काम मुख्य पुजारी रावल के द्वारा किया गया था, जिसमें स्त्री वेश धारण करके वो मूर्ति की प्रतिष्ठापना करते हैं। उसके बाद जो धृत कंबल होता है, यानी जो माना गांव की जो महिलाएं जो अपने हाथों से उस कंबल को बनाने का काम करती है, घी से भिगोया हुआ ये कंबल होता है, उस कंबल को उड़ाने का काम मुख्य पुजारी की तरफ से यहाँ पर किया गया है। और उसके बाद जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन और जो मंदिर समिति है, उनकी निगरानी में ये कह सकते हैं कि धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई। आर्मी बैंड उस दौरान यहाँ पर बजता रहा
और आर्मी बैंड की मधुर धुनों के साथ ये कह सकते हैं कि जो वहाँ पर श्रद्धालु थे वो भगवान नारायण की जय जयकारों के साथ यहाँ पर नारे लगाते रहे। और जैसे ही कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हुई तो भक्तों में जो उत्साह था वो उत्साह देखने को मिला था। बामनी गांव के लिए डोली यहां से निकल चुकी है। उससे पहले कह सकते हैं कि पुजार से पहले भगवान उद्धव और की जो उत्सव डोलियां होती है, जो मूर्तियां होती है, उनको बाहर निकालने का काम वहां पर किया गया था। पांडुकेश्वर में अब ये कह सकते हैं कि अगले 6 महीने के लिए शीतकाल प्रवास वहां पर होगा भगवान नारायण का। जो श्रद्धालु होंगे वो वहाँ पर भगवान नारायण के दर्शन वहाँ पर कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना वहाँ पर कर सकते हैं। और इस बार का जो पूरा अगर बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आने का देखते हैं तो लगातार संख्या यहाँ पर बढ़ती रही। आज भी ये कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद रहेगा। जिस प्रकार से भक्तों का उत्साह था तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में आने वाले समय में जिस प्रकार से सरकार सुविधाएं दे रही है, जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है कि हर वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा के श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच सकते हैं, तो ये सब चीजें देखने को मिली। और अब उत्तराखंड के कह सकते हैं कि सभी धामों के कपाट, चाहे वो चारों सुप्रसिद्ध धाम हो या सिखों के जो पवित्र धाम है हेमकुंड साहिब, उसके भी कपाट यहाँ पर बंद हो चुके हैं और अगले शीतकाल के लिए कपाट यहाँ बंद कर देंगे। शीतकाल के बाद जैसे ही कपाटों को खुलने की प्रक्रिया शुरू होगी, जैसे उनकी तिथियों का ऐलान होगा तो उसके बाद फिर से अगले वर्ष ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा प्रारंभ होगी। लेकिन तब तक के लिए कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, आज वो बद्रीनाथ धाम के बाद अब वो पांडुकेश्वर में। बहुत शुक्रिया अभय, तो हम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के तिहाड़ के अंदर मसाज का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी हमला बोलते हुए बीजेपी ने कहा कि आप और एसपीए यानी कि स्पा मसाज पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बदनाम दाम पार्टी बन गई है। अरविंद केजरीवाल इस मामले में चुप क्यों हैं? इसके साथ ही सत्येंद्र जैन को कैबिनेट मंत्री के पद से हटाने की मांग बीजेपी के द्वारा की गई। बीजेपी के इन आरोपों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई, बीमारी के इलाज का मजाक उड़ाया जा रहा है। नितिन चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर। दरअसल उनका जो आज वीडियो सामने आया, वीडियो बम इसे कहें, जिसके बाद दिल्ली की राजनीति में तूफान आ गया। मसाज करा रहे थे मंत्री सत्येंद्र जैन, हमलावर है बीजेपी। तो वहीं सरकार का कहना है कि उनको सर्वाइकल पेन था, अपना इलाज करा रहे थे, डॉक्टर ने लिख के दिया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन की जो सोशल मीडिया तेजी से जो वीडियो है वो काफी वायरल हो रही है। वायरल में जो है मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर जो है उनके कैबिन में जो यहाँ पर तिहाड़ जेल के अंदर ऐसी जो उसमें मसाज जो करा रहे हैं जेल के अंदर, तो उसमें जो वीडियो काफी सोशल मीडिया वायरल हो रही है। जिस तरीके से पता चलते कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन है, तो उनकी जो वीडियो है वो काफी तेजी से वायरल हो रही थी मसाज कराते हुए, और अपने बिस्तर पर लेट के वो मसाज करा रहे हैं मसाज का। और साथ ही वो कुछ अखबार भी जो है वहाँ पर अपनी किताबों में कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं। जिस तरीके से जो वीडियो सामने आई थी मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में बंद है, आज से उनको 6 महीने हो गए जेल के अंदर। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरीके से तिहाड़ जेल के अंदर से जो वीडियो वायरल हो रही है, आखिरकार सबसे बड़ा बात तो यह है कि तिहाड़ जेल के अंदर से वीडियो जो वायरल हुई है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात यही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से 6 महीने से आम आदमी पार्टी के मंत्री और सत्येंद्र जैन जो है तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, ये वीडियो कौन वायरल कर रहा है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो ईडी की जो पूछताछ में भी इसको ईडी ने वीडियो जो है कोर्ट में पेश करने की बात कही है कि ईडी इसको वीडियो को कोर्ट में पेश करेगी। और साथ ही इस पे जो है सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही है। भाई भारतीय जनता पार्टी भी सवाल का घेरों में खड़े कर रही है। जिस तरीके से आज समाज उसकी बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में सत्येंद्र जैन जो है वीडियो वायरल हो रही है, मसाज कराते हुए उनकी वीडियो वायरल हो रही है, कि आखिरकार किस तरीके से ये वीडियो जो वायरल है, इन वीडियो में जो है देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के मंत्री खुद वहां पर जो है मसाज करा रहे हैं अपने जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर अपने बैरिक में लेटे हुए मसाज करा रहे हैं। साथ ही इसमें तमाम पार्टी अब इस पे जो है पूरी तरीके से तंज कसते हुए नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है नितिन, जो सवाल आपने उठाया कि जेल की नियमावली को ताक पर रखकर इस तरह के जो वीडियो बाहर कैसे आ जा रहे हैं, कौन है जो इस तरह की वीडियो को वायरल कर रहा है? कहीं ना कहीं जेल प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए सरकार को, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। जेल के अंदर के वीडियो बाहर आ जा रहे हैं पब्लिक में।
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तिहाड़ जेल के अंदर से जो वीडियो हैं वायरल होते हुए बाहर आ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि मंत्रियों की जो वीडियो है तमाम काफी कैदी और भी रहते हैं, काफी लोग उसके जेल के अंदर रहते हैं जो लोगों को यहाँ ले जाया जाता है। लेकिन मेन बात तो यह है कि जिस तरीके से तिहाड़ के जेल के अंदर से जो वीडियो है वो वायरल हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और इस पर जो सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से आज मैं एक मंत्री की जो वीडियो है वायरल हो रही है मसाज कराते हुए, खुद इस पर भारतीय जनता पार्टी भी तंज कसते हुए नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री और जो इसमें लेटे हुए वह जो है सत्येंद्र जैन है, और सत्येंद्र जैन जो मसाज कराते हुए वीडियो को वायरल करे। तो लेकिन अब इसमें देखना यह है कि आखिरकार इस पे या तो शिकंजा जो है आम आदमी पार्टी पे पूरी तरीके से कसते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही जिला प्रशासन पे भी यही जो है उंगलियां उठते हुए नजर आ रही है। जिला प्रशासन की भी इसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि तिहाड़ जेल के अंदर से जो वीडियो है वो वायरल हो रही है। आखिरकार कौन वो वीडियो वायरल करा रहा है, कौन नहीं है, तो इसमें जो है सरकार पूरी तरीके से छानबीन करे और यहाँ के प्रशासन जो है दिल्ली पुलिस जो है इसकी पूरी तरीके से छानबीन करे और तिहाड़ जेल के जो अधिकारी है या तो उनको जो है सस्पेंड कराया जाए या फिर उनकी जो मांगे हैं उन पर जिस तरीके से उनसे पूछताछ की जाए कि जेल के अंदर से जो वीडियो ये वायरल हो रही है कि आखिरकार किसने वीडियो वायरल की है, कहाँ से क्या कब तक ये कैमरा कहाँ लगाया गया था, किस चीज पे ये जो वीडियो लगाई गई है, तो इसमें आखिरकार कौन इसका जो मिली भगत है, तो इसमें पूरी तरीके से जांच पड़ताल करी जाए और प्रशासन इस पर सवालों को घेरे में नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए नितिन। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।